केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक चालू करते हैं, कार्बन और उसके यौगिक। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। केमिस्ट्री कार्बन एवं इसके यौगिक, तो हम लोग इसमें कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। इसको कार्बनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक। तो अब तक हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन क्या होता है, कैसे इसका होता है। तो कार्बन, इसका बात करें परमाणु संख्या तो है 6, और परमाणु बाहर इसका 12 C14 बताया था, 14 भी होता है। और ये अधातु है, गैस भी होता है, ठोस के रूप में भी होता है। ठोस में हीरा और ग्रेफाइट इसी का ही रूप है। बात करें इसका तो ये सभी जीवों में पाया जाता है। जो भी जीव है, जो भी जीवित जीव है उसमें कार्बन जरूर होना चाहिए। और जीवित जीव से ही, पेड़ पौधे से ही बन के कोयला बना है, पेट्रोलियम बना है, तो ये सब में भी ये होता है। और बात करें वायुमंडल में, तो वायुमंडल में 0.03% है, CO2 के रूप में है। और इसके बारे में देखें तो इसका क्वथनांक और गलनांक कम होता है, और ये सहसंयोग बंध बनाता है। सहसंयोग बंध हम लोग ने बताया था। अगर हम लोग इसकी बात करें, इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो 2, 4, यानी 4 होगी इसकी संयोजकता, तो क्रियाशील होगा ये अधिक। तो कार्बन के बारे में। अब इसके अपरूप को देख लेते हैं। अपरूप, अपरूप का मतलब ये होता है, इसको एलोट्रॉप्स बोलते हैं। एलोट्रॉप का मतलब ये होता है कि जो कार्बन का जो भौतिक गुण है, भौतिक गुण का मतलब मैंने बताया था, उसका रंग, कठोरता, जो भी चीज़ है उस हिसाब से भौतिक गुण के आधार पे कार्बन के कई भाग होते हैं। जैसे इसका 3 अपरूप होते हैं मुख्यतः। एक होते हैं हीरा, एक ग्रेफाइट और एक होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन बोला जाता है, बकमिस्टर फ्लोरीन भी कहा जाता है, क्योंकि बकमिस्टर ने खोला था। तो पहला देख लेते हैं। सबसे पहला जो इसका अपरूप है वो है हीरा। हीरा यानी कि डायमंड, यह कुचालक होता है। और एक ठोस होता है, सबसे कठोरतम ठोस हम लोगों ने भी देखा था इससे पहले वाले में, धातु वाले में सबसे कठोरतम होता है ये। इसकी जो संरचना होती है वो होती है 3D संरचना होती है। 3D 2D का ये मतलब है कि 2D का मतलब कि उसमें केवल हाइट होगा और लेंथ होगा बस। और 3D का मतलब कि इसमें जैसे 2D जो होता है उसमें एक तो इसका लेंथ होगा, एक इसका विड्थ होगा। इन 3D में इसका हाइट भी होगा, विड्थ भी होगा और लेंथ भी होगा, तो इसको 3D बोला जाता है। 3 डायमेंशनल। जैसे इंसान है तो वो 3D में है। अगर आप एक पेज लीजिएगा तो वो 2D में होता है। जो हम लोग मोबाइल में देखते हैं वो सब 2D में देखते हैं। इसमें इसका जो संरचना होता है उसको बोलते हैं sp3 संस्करण कहते हैं। इसमें जो एक कार्बन होता है वो C के 4 परमाणुओं के साथ बंध बनाता है, इसलिए इसका संरचना 3D हो जाता है। बात करते हैं विद्युत का कुचालक होता है। इसका अपवर्तनांक भी अधिक होता है। अपवर्तनांक हमने बताया था इसके घूमने का। ये फिजिक्स का है, फिजिक्स में हम लोग देखेंगे अपवर्तनांक क्या होता है, हीरे का अपवर्तनांक कितना है। बात करें तो ये विद्युत का कुचालक और ताप का सुचालक, यानी कि ताप इससे पास होता है पर विद्युत इससे पास नहीं होता है। और इसका द्रव्यमान और क्वथनांक दोनों निम्न ही होता है। तो ये हो गया। बात करेगा ग्रेफाइट की, और इसमें थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। देखिए क्या क्या अंतर है। ग्रेफाइट, इसकी जो रासायनिक संरचना होता है वो तो हीरे की तरह होता है, लेकिन इसका भौतिक अगर गुण, तो भौतिक गुण भिन्न होता है इससे। देखिए क्या इसमें भिन्नता होता है।
इसमें जैसे C का 4 परमाणु के साथ है ना, एक C के चारों तरफ 4 परमाणु, इसमें क्या होता है C के 3 परमाणु से ये बना रहता है। तो ये इसमें एक अंतर हो गया। और ये sp2 संरचना होता है, sp2 संस्करण, ये sp3 संरचना होता है। बात करें तो इसकी संरचना जो होती है, अगर 3 से मिला हुआ है तो ये, जैसे ये भी 3 से, ये भी 3 से, तो ये हो जाता है षटकोणीय संरचना बनाता है। और इसकी चलते क्या होता है कि जो एक जो तल होता है, जैसे एक ये तल हो गया, दूसरा इसके नीचे, फिर तीसरा इसके नीचे, ऐसे हो जाता है, क्योंकि ये ऐसा संरचना बताया है, षटकोणीय संरचना बताया है। तो ये एक एक तल इस पर फिसलते रहता है। जब हम इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे पेंसिल होता है, अगर पेंसिल आप लोग छीलिएगा तो क्या होता है, उसमें से एक एक पतला पतला परत निकलते रहता है, तो वो इसी के कारण निकलता है, क्योंकि इसकी संरचना जो है वो ऐसी होती है। इसके परतों के बीच वंडर वॉल बल लगता है। बात करें इसका, तो ये ताप और विद्युत का सुचालक होता है। देखिए, सुचालक कोई चीज़ तभी होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इसीलिए होता है। यह विक्रिया कम करता है, इसका गलनांक ज़्यादा होता है, तो इसको गलाने के लिए ज़्यादा आती है, इसीलिए इसको क्या किया जाता है कि बहुत सारे जो भट्टी बनाए जाते हैं उसमें इसी का प्रयोग किया जाता है। मुलायम भी होता है, पेंसिल को देखिएगा मुलायम भी होता है, मुलायम होता है तो मंदक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पेंसिल में जो होता है वो इसी का बनाता है, उसमें लेड और ग्रेफाइट दोनों मिल जाता है। बात करें फुलेरिन की, फुलेरिन तो इसकी जो संरचना होती है वो होती है C32, C50, C60 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं ज़्यादा प्रयोग होता है और यहीं ज़्यादा स्थायी होता है। इसी को हम लोग बकमिस्टर फ्लोरीन बोलते हैं, C60 को ही, इसीलिए इसका नाम हो गया है। मतलब 60 जो कार्बन होते हैं वो एक साथ बने रहते हैं। इसको नैनो ट्यूब में भी प्रयोग किया जाता है, ये सर्वाधिक क्रियाशील होता है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोनों में जो अंतर है वो sp3, sp2, ये C का 4 के साथ बंध बनाता है, ये C के 3 के साथ, तो ये है इसमें इंपॉर्टेंट। बात करते हैं और देख लेते हैं ग्रेफेन। ग्रेफेन ये भी जो होता है वो कार्बन का यहाँ प्रूफ है, ये शुद्ध कार्बन होता है ग्रेफेन, और इसमें परत नहीं होता है, ये परत रहित होता है। जैसे जो सिलिकॉन होता है उसी का, मतलब जैसे सिलिकॉन जो अर्धचालक है, तो ये सिलिकॉन से भी ज़्यादा मतलब अच्छा होता है यूज में, लेकिन ये बहुत कम है, तो इसीलिए इसका यूज नहीं हो पाता है। तो ये हो गया इसके प्रूफ के बारे में। थोड़ा सा और देख लेते हैं, कार्बन के जो विशेष गुण है देख लेते हैं। कार्बन के विशेष गुण, ज़्यादा गुण नहीं है, थोड़ा बहुत है। जो कार्बन है वो जितना भी तत्व है सबसे ज़्यादा यही सर्वाधिक यौगिक बनाता है। अभी जितना मतलब जो भी तत्व है, 118 तत्व है, 118 तत्व में सर्वाधिक यही यौगिक बनाता है। अब तक इसके 30 लाख तक यौगिक जो है वो ज्ञात हो गए हैं, तो समझिए कितना ज़्यादा है। इसका देखिए एक गुण होता है, इसका एक गुण होता है श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब है कि कार्बन जो है वो कार्बन के साथ ही यौगिक बना लेता है या श्रृंखला बना लेता है। तो यही बोलते हैं इसमें एक बंध, दो बंध, त्रिबंध ऐसे कर करके ये अपने आप में कार्बन और कार्बन ही साथ मिलकर श्रृंखला बनाते थे, इसको श्रृंखला बोला जाता है। बात करें इसकी संयोजकता, तो उन्होंने बताया इसकी संयोजकता 4 है, तो इसीलिए ये 4 है, तो ये दूसरे के साथ भी बंध बना सकता है। तो किसी से भी बना लेता है, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से। तो हमने बताया था कि देखिए क्या होता है, अगर या तो 3 प्रकार का हमने बंध बताया था। एक विद्युत चुंबकीय बंध, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन देना था, फिर दूसरा था सहसंयोग, उपसहसंयोग, 2 इलेक्ट्रॉन देना था। तो इसी है, अगर ऑक्सीजन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दे के बना लेगा बंध। तो ऐसे ही ये बंध बनाते हैं। और तीसरा है कि ये इसका आकार काफ़ी छोटा रहता है कार्बन का, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा कठोर मतलब स्थायी बंध बनाता है, इसीलिए इसके सबसे ज़्यादा बंध है। तो ये हो गया इसके बारे में, इसका श्रृंखलन संयोजकता, ये हो गया। चलिए इसमें देख लेते हैं अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देख लेते हैं।
कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, इसको मिलाते हैं, मिटाते हैं। कार्बनिक यौगिक, चलिए जैसे पहले जो होता था वो था कि जो भी यौगिक बनते हैं वो सजीव में ही बनते हैं, यानी जीव शक्ति सिद्धांत दिया गया था। पहले जीव शक्ति सिद्धांत दिया था बर्जीलियस ने, जीव शक्ति सिद्धांत बर्जीलियस, यानी केवल सजीव ही जो वही यौगिक बना सकते हैं। उन्होंने कहा था कि जो कार्बनिक पदार्थ है उससे कभी भी नहीं बन सकता है। जैसे कार्बन तो कार्बनिक पदार्थ है, ऑक्सीजन वगैरह तो इसी का होगा और किसी का नहीं हो सकता है। लेकिन जो थे फ्रेडरिक होलर ने, एक फ्रेडरिक होलर थे, उन्होंने अमोनिया साइनेट बनाया। फ्रेडरिक होलर थे, ये क्वेश्चन आ रहा है, फ्रेडरिक होलर, इन्हें बनाया था अमोनिया साइनेट। ये एक प्रकार का यूरिया है, ये यूरिया है, कार्बनिक से इन्होंने यूरिया बना लिया था। ये यूरिया जो होता है वो, ये यूरिया होता है, इसे अमोनिया साइनेट एक कार्बनिक हो गया, अकार्बनिक। अमोनिया साइनेट एक अकार्बनिक है, इससे इन्होंने क्या बना लिया, यूरिया। यूरिया जो है वो कार्बनिक है। मतलब पहले ये कहा जाता था कि कार्बनिक से अकार्बनिक बन जाएगा, ये कार्बनिक का ही यौगिक बनेगा, बस पहले यही माना जाता था। लेकिन अब इन्होंने बता दिया कि नहीं, कार्बनिक से भी यौगिक बना सकते हैं, और अकार्बनिक से इन्होंने कार्बनिक बना दिया। यूरिया का जो फार्मूला होता है NH2CONH2, तो इन्होंने यही किया था, तो इसका नाम याद दिया फ्रेडरिक होलर। कार्बनिक देखिए, ये हो गया कार्बनिक यौगिक। इसमें हम लोग सब चीज़ पढ़ते हैं, कार्बन, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को छोड़ के बाकी जितना भी होता है सब इसमें पढ़ा जाता है। जैसे इसके दो प्रकार होते हैं, और ये जो होता है कार्बनिक यौगिक, ये सहसंयोजक बंध से बना जाता है। कार्बन ज़्यादातर सहसंयोजक बंध से ही बना रहेगा, क्योंकि इसमें अंतिम, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 तो देगा नहीं, तो मिलके अपना सहसंयोजक लेता है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, जैसे इसके बंध के एक होते हैं संतृप्त, संतृप्त में एकल बंध होता है, और असंतृप्त द्विबंध, त्रिबंध। एकल बंध में ये एथेन मेथेन वाला आता है, अभी हम लोग देखेंगे, और एथीन और एथाइन जो होता है वो असंतृप्त में आता है, अभी देखेंगे इसको भी ज़्यादा देखेंगे, अभी सही से देखा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी आगे समझ में आएगा, अच्छे से एकदम आएगा। आइए एक और चीज़ देख लेते हैं, समायवयता, इससे सवाल आता है। समायवयता, इसको बोलते हैं इंग्लिश में आइसोमेरिज्म। इसका देखिए मतलब है कि अणु सूत्र समान होता है कार्बन का, लेकिन उसकी संरचना अलग होती है। इसको लिख लीजिए आप लोग, अणु सूत्र समान परंतु संरचना अलग, और इससे गुण भी अलग हो जाते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, ब्यूटेन, इसका होता है CH4 नहीं, C4H10, ठीक है। और दूसरा होता है आइसोब्यूटेन, इसका भी होता है C4H10। पर देखिए इसकी संरचना कैसे अलग होती है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 और CH3। और इसको लिखना होगा, देखिए यहाँ पे एक H आ जाएगा, इसका H यहाँ पे आ जाएगा, इसका H यहाँ पे आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, ऐसे ही मतलब ये हो गया ब्यूटेन का। बात करें आइसोब्यूटेन का, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं CH3 और CH3। इसमें भी जो H होगा वो H ऐसे करके मैं 4 भर देना है, कैसे हूँ, ये सहसंयोजक बंध ही बनाएगा हमेशा। तो ये देखिए दोनों का संरचना अलग होगा, इसका और इसका, इसी को बोलते हैं समायवता। इनके अणु सूत्र तो समान है दोनों में, इस कार्बन के 4 हाइड्रोजन के 10 इसमें भी है, लेकिन इसकी संरचना अलग है।
एक और देख लेते हैं इसमें क्या होता है। वलय किसको कहते हैं? जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो आपस में जुड़ के या तो एक सीधी श्रृंखला बनाएंगे या फिर अपने शाखाएं बनाई, जैसे एक इधर एक इधर एक इधर, ये सीधी श्रृंखला हो गया था, इसमें शाखाएं हो गया था, तो इसी को वलय बोलते हैं। ठीक है। और कई में जो होता है परमाणु कार्बन का वो वलय के रूप में होते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन, और ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए साइक्लोहेक्सेन इसका एग्जाम्पल हो गया। इसको आगे बढ़ते हैं और एक अलग से टॉपिक चालू करते हैं। ये तो कार्बनिक यौगिक हो गया, ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस ये समय होता है याद कर लीजिएगा। अब जो नया वाला जो हम अभी इसके बाद इसी में जब आगे चालू करेंगे तो वो वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझिएगा कैसे ये काम करता है, और आप लोग ज़रूर कभी ना कभी इसको देखें जरूर होंगे। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन शुरू करते हैं और समझते हैं इसको क्या होता है, हाइड्रोकार्बन कैसे होता है। तो हेडिंग दे देते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हिंदी में भी इसको हाइड्रोकार्बन ही लिखते हैं। इसमें क्या होता है कि एक कार्बन होगा और एक हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोकार्बन से आपको समझ में आ रहा है कि यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का बंध होगा। देखिए ये दो प्रकार के ये बंध होता है, एक होता है संतृप्त बंध, एक होता है असंतृप्त। ठीक है। संतृप्त यानी कंप्लीट होता है, ये कम क्रियाशील होता है। संतृप्त है तो कम क्रियाशील है, वो असंतृप्त है तो ज़्यादा क्रियाशील करेगा, उसके बाहरी में एटम अभी रहेगा और इसका कंप्लीट हो गया रहेगा। चलिए संतृप्त देखिए, संतृप्त कौन सा होता है? संतृप्त होता है एल्केन। इस मात्रा से लिखते हैं एल्केन, ये है संतृप्त। ठीक है। और असंतृप्त में दो होते हैं, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। तो देखिए एल्केन, एल्केन किसको कहते हैं? इसका फार्मूला देख लीजिए, इसका फार्मूला था CnH2n+2। और बात करें इसका फार्मूला, इसका होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसको संतृप्त करने के लिए इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड। अभी हम इसका चित्र बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा डबल बॉन्ड क्या है। और ये है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। देखिए फार्मूला क्या है, CnH2n+2। और n का मतलब n की जगह हम लोग 1 2 रखेंगे, जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये यही होता है। देखिए इसका हम लोग बनाते हैं, जैसे n की जगह पर हम 1 रखते हैं तो हो जाएगा C1H2+2 यानी कि CH4, और CH4 मान होता है मेथेन का। अगर n की जगह पर हम लोग 2 रखें तो C2 2 2 4 H6, ये हो जाएगा मेथेन के बाद एथेन का फार्मूला। ठीक है। ऐसे ही अगर n का मान 3 रखें, देखिए N1 N2 N3 3 हो जाएगा, तब ये आप लोग याद कर लीजिए। जैसे ही प्रोपेन, 4 तो ब्यूटेन, 5 तो पेंटेन, 6 तो हेक्सेन, 7 हेप्टेन, हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा 8 ऑक्टेन, 9 तो नोनेन और 10 तो डेकेन। डक्कन वाला नहीं है, डेकेन है, दिख रहा होगा सारा। तो ये हो गया ऐसे ही। अब देखिए अगर हम लोग एल्कीन में जाए तो इसमें क्या होगा, इसको अगर हम लोग n की जगह 1 रखेंगे तो क्या होगा C1 और H2, क्योंकि इसमें +2 है नहीं तो H2 रह जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेथीन। फिर अगर हम लोग n की जगह पर 2 रखें तो C2H4 होगा, फिर हो जाएगा एथीन। बात करें अगर हम लोग यहाँ रखें तो इसका क्या होगा, n की जगह पर 1 रखें तो C1 और 2 - 2 तो 0 हो जाएगा, तो इसका नहीं होगा, दूसरा से इसका होगा C2, तो इसका होगा C2 और H2, तो ये हो जाएगा एथीन। तो यही आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें मेथीन एथीन नहीं होगा, ये मेथाइन होगा, एथाइन होगा। ठीक है ना, इसमें आइन लगा है ना, एल्काइन है तो ये
एथाइन। तो ये ऐसे ही चलते रहेगा, एथीन, फिर उसके बाद प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, और इसमें एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, तो यही होता है इसका फार्मूला। तो ये आप लोग ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला फार्मूला। इसमें +2 है, इसमें कुछ, इसमें 2 नहीं है, इसमें -2 हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगर क्रियाशीलता की, देखिए अगर हमको इसका चित्र बनाओगे तो हम इसको कैसे बनाएंगे, C1H ये बन गया, CH4 हो गया, एक C और 4H, और हमारे C2H6 का बनाए, देखिए कैसे बनाए, C 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे ही ये प्रोपेन का भी ऐसे ही बढ़ते रहेगा, तीनों C एक साथ आ जाएगा और बाकी H हो जाएगा। बात करें इसमें तो हम लोग इसमें डबल बॉन्ड लगाना पड़ता है, देखिए C है, डबल बॉन्ड H, ठीक है। तो ये ऐसे ही चलेगा, इसलिए डबल बॉन्ड है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगेगा तभी जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, देखिए C का हमने बताया था, C की वैलेंसी होती है 4, वैलेंसी हमने बता दिया था अच्छे से, आप लोग अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो पता होगा वैलेंसी क्या होता है। तो अगर वैलेंसी 4 है तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको H का भी 4 एटम की ज़रूरत होगा, इसीलिए ये 4 एटम हो गए तो ये तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसके 4 एटम है नहीं, तो इसमें डबल बॉन्ड लग गया, तो इसीलिए असंतृप्त होता है। ये कंप्लीट हो गया तो ये संतृप्त हो गया, लेकिन असंतृप्त होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें क्रियाशीलता में, तो क्रियाशीलता में देखिए हमने बताया था कौन सा ज़्यादा क्रियाशील होगा, जिसका क्रियाशीलता भी हमने आप लोगों को बताया था कि जिसमें जो जितना ज़्यादा असंतृप्त रहेगा वो उतना ज़्यादा क्रियाशील होगा, जिसके अंतिम में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बचेगा वो ज़्यादा क्रियाशील होगा। देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ये ज़्यादा असंतृप्त होगा, तो ये होगा सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा एल्काइन, जिसके बाद आप लोग बताइए एल्कीन होगा, और तीसरे में एल्केन नॉर्मल है, तो ये ऐसे होगा क्रियाशीलता। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग पढ़ लिया हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब हाइड्रोकार्बन में थोड़ा और देखते हैं तो क्या होता है, चलिए तो इसको मिटाते हैं, फिर आगे देखेंगे, इस सबको भी देखेंगे। अभी मीथेन क्या होता है, जैसे एलपीजी में क्या होता है, ब्यूटेन, प्रोपेन, तो ये सब अभी हम लोग देखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। इससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, एक होता है फंक्शनल ग्रुप, या उसको बोलते हैं प्रकार्यक समूह, तो इसको लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन मतलब एक कार्बन और हाइड्रोजन का बंध, लेकिन इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन के साथ एक अलग मतलब ग्रुप उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, एक अलग मतलब परमाणु इसमें आ जाएगा और वो नया यौगिक बना लेगा। यौगिक में हमने बता दिया था कि यौगिक मतलब उसका गुण परिवर्तन हो जाए, तो वो गुण परिवर्तन कर देगा नया मिलके। तो इसको बस आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिए, इसमें ज़्यादा नहीं करना है, बस हम कुछ लिख देते हैं, उसको आप लोग याद करें। जैसे इसमें होता है हैलो, अगर पूछे कि फंक्शनल ग्रुप हैलो, तो हैलो का फार्मूला होगा क्लोरो या ब्रोमो। ठीक है, या तो आपको क्लोरीन लगा रहेगा उसमें हैलो, या फिर ब्रोमीन। तो अगर पूछे कि हैलो किसको बोलते हैं, तो उसमें क्लोरीन या ब्रोमीन होगा। अगर एल्कोहल पूछे फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल का फार्मूला क्या होगा, इसका होगा OH। OH हमने देखा था, और क्या होता है क्षारीय में होता है। अगर पूछे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को हम लोग बोलते हैं CHO, ऐसे रहेगा उसमें इसमें तो एक ऑक्सीजन रहेगा, डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन रहेगा, ऐसे लगा रहेगा, तो ये हो गया एल्डिहाइड। बात करें अगर कीटोन अगर हो, कीटोन, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए एक बॉन्ड C का और डबल बॉन्ड से O जुड़ा रहेगा। देखिए दो C को बस 4 बॉन्ड चाहिए, तो इसमें 2 1 3 1 4 हो गया, इसमें 2 1 3 1 4, तो 4 बॉन्ड इसमें हो जाएगा। और बात करें हम लोग कार्बोनिक अम्ल का, अगर कार्बोनिक अम्ल का पूछे, इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, लेकिन बस यही है कि आप लोग छोड़ तो नहीं सकते हैं अपने से कुछ भी चीज़। COH एक बॉन्ड के साथ और डबल बॉन्ड के साथ, हमेशा O जो रहेगा वो डबल बॉन्ड के साथ रहेगा, क्योंकि वो हमने बताया था कि O का जो होता है वो 8, यानी कि 2 और 6, इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन 6 है, यानी कि 2 इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमेशा ये डबल बॉन्ड से ही रहेगा। तो यही हो गया। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये आप लोग ये 3 2 5 फंक्शनल ग्रुप का आप लोग बस ऐसे ही लिख के और याद कर लीजिएगा।
इससे ज़्यादा इसमें नहीं, अब इससे ज़्यादा पड़ेगा तो नीट वगैरह के लिए हो जाता है, तो उतना फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है उसमें। आपको अगर सरकारी जॉब करना है तो इतना आपके लिए काफ़ी है। कोई भी आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी भी दे रहे हैं, तो उसमें भी इतना डिटेल में नहीं आता है। बात करें हम लोग अगर हाइड्रोकार्बन का अगर रासायनिक गुण देख ले, इसका क्या क्या गुण होता है, तो सबसे पहले गुण देखते हैं, ये हर जगह होता है दहन। जो भी देखते हैं उसमें पहले दहन देखते हैं। जो भी इसके अप्रूफ है कार्बन के, जितने भी अप्रूफ हैं, वो क्या करेंगे कि जब हम लोग उसको दहन करेंगे तो उसमें वो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और मिल के क्या बनाएगा, CO2। ठीक है, और CO2 जो बनाएगा तो प्रकाश और उसमें दहन होगा, तो वहाँ प्रकाश और उसमें आएगा ही आएगा। तो बात करें अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाएं, ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त हमने बता दिया था। एल्केन जो होता है वो संतृप्त और बाकी सब असंतृप्त। अगर असंतृप्त को जलाएंगे तो उसमें से काला धुआं निकलेगा, काला धुआं, और उसका जो ज्वाला होगा वो पीला होगा, पीली ज्वाला, काला धुआं। ठीक है, इसी से जो काजल बनता है ना, वो इसी यही होता है, उसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, उसी से काजल हम लोग बनाते हैं। और संतृप्त को अगर हम लोग जलाएं तो उसमें नहीं होता है वो, मतलब अच्छा होता है, अच्छा जल्दी। जैसे मीथेन होता है, मीथेन जो होता है वो एक अच्छा ईंधन होता है। और हाइड्रोकार्बन तो आप लोग जानते हैं, अगर हम लोग नाइट्रोजन सल्फर के साथ जलाएं तो NO2 बनेगा। ये है, ये जनरली नहीं। अगर बात करें कि असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है, अगर उनको संतृप्त करना होगा हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसमें निकेल, ये आप लोग याद कर लीजिए, निकेल और पैलेडियम। निकेल और पैलेडियम अगर हम लोग मिला दें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में तो हो जाएगा संतृप्त। ये बढ़िया फैक्ट है, इसको आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिए। जैसे जो वनस्पति तेल जो होता है उसको घी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें निकेल को उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं, तो ये यही चीज़ है। वो असंतृप्त होता है वनस्पति तेल, उसको हम लोग संतृप्त कर देते हैं। उसमें भी तो हाइड्रोजन का बंद होता है, हाइड्रोजन का सिंगल बंद होता है, डबल बंद होता है, उसको सिंगल बंद कर देते हैं। यही चीज़ ये भी है। चलिए हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट हाइड्रोकार्बन है उसको देख लेते हैं। जैसे हमने अभी बोला था मीथेन, मीथेन सबसे इम्पोर्टेंट है। मीथेन से सवाल भी आते हैं, अभी BPSC टीचर वाले में मीथेन से सवाल आया था कि मीथेन कहाँ से उत्सर्जन होता है। तो देखिए मीथेन कहाँ से उत्सर्जन होता है, कोई भी जो खाद्य पदार्थ है या कोई भी ऐसा जो पदार्थ है, जीवित पदार्थ है, अगर उसको पानी में ज़्यादा देर तक गला के रखेंगे तो वहाँ से मीथेन आएगा। जैसे जो धान का खेत होता है, ठीक है, धान के खेत से मीथेन आता है। या कोई भी चीज़ अगर तो सड़ रहा है, अनाज वगैरह, धान का खेत में आप लोग देखते हैं पानी रहता है 1 महीने तक, तो वहाँ से आता है मीथेन। अगर कोई जानवर है तो उनके भी गोबर से आता है मीथेन, यहीं से आता है। ये जो होता है मीथेन, ये नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस होता है CNG, उसमें होता है, बायोगैस होता है, उसका ये सब मुख्य घटक है। ये जलता है, ये बहुत ज़्यादा, इसको फायर डैम भी कहते हैं। कोयला का जो खदान होता है उसमें से भी ये निकलते रहता है हमेशा। देखिए ये जो धान के खेत का जो होता है, यानी कि दलदली जगह, जो भी दलदली जगह होगा वहाँ मीथेन जरूर निकलेगा। तो यहाँ पे इसको मीथेन कहते हैं मार्स गैस। ठीक है, तो इसी को मार्स गैस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दलदली स्थान से निकलता है। अगर पूछे कि मार्स गैस किसको कहते हैं तो मीथेन को हम कहते हैं। और ये ग्रीन हाउस गैस भी है, यानी कि ये गर्म करता है, CH4 इसका फार्मूला है। ग्रीन हाउस गैस वही होते हैं जो वायुमंडल को गर्म करें। तो ये वायुमंडल CO2 हो गया, ये सब वायुमंडल को गर्म करते हैं, मतलब ये उष्मा सोख लेते हैं, उष्मा सोख के फिर वो गर्म हो जाते हैं। बात करें अगर दूसरा कोई हाइड्रोकार्बन तो है LPG, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोग सिलेंडर यूज करते हैं, इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें होता है प्रोपेन, भी आप लोग ऐसे ही याद करिए, इसमें होता है प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये 3 चीज़ इसका होता है LPG में। अब बात कर CNG, जो आप लोग अगर बड़े शहर में रह रहे होंगे, बनारस या पटना या कहीं भी ज़्यादा बड़ा शहर नहीं, वहाँ पे भी CNG की टेम्पो वगैरह या कार भी मिलती हैं। इसमें होता है 85% मीथेन CH4 और 15% ईथेन C2H6। और जो डीजल पेट्रोल होता है वो भी एल्केन होता है, और वो भी OT के साथ ही चलता है।
यही है, कितना भी ये सब हाइड्रोकार्बन या कुछ भी चीज़ हमने बताया था, ऑक्सीजन जब हमने पढ़ा था, तो जो भी चीज़ है वो ऑक्सीजन के साथ ही जलेगा। ये भी जो हाइड्रोकार्बन है ये सब ऑक्सीजन के साथ ही जलेंगे। ऑक्सीजन कोई भी चीज़ जलता है ऑक्सीजन के साथ ही। और अगर हम लोग तीसरा देखें, जैसे ये मीथेन हो गया, एक और इम्पोर्टेंट है, वो भी इससे भी सवाल आते हैं। मस्टर्ड गैस आपने नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा है मस्टर्ड गैस, क्योंकि ये एक जहरीली गैस है। इसका यूज हुआ था वर्ल्ड वार 2 में या वर्ल्ड वार 1 में भी। इसी को जर्मनी ने वहाँ ब्रिटेन के सैनिकों पर फेंका था, वहाँ के लोग मर गए थे, ब्रिटेन के सैनिक लोग। ये एक गाढ़ा द्रव होता है और रंग नहीं होता इसमें, इसके सरसों जैसा महक होता है, इसीलिए इसको मस्टर्ड गैस कहते हैं, सरसों जैसा महक। और ये जहरीली गैस, अगर पूछे कि जहरीली गैस इसमें से कौन है तो होगा मस्टर्ड गैस। आपको लगेगा मस्टर्ड से बना है तो जहरीली नहीं हो जाएगा, लेकिन जहरीली होता है। शरीर पे दाने दाने होने लगते हैं, यही है। एक और गैस है टीयर गैस, आप लोग हमेशा न्यूज़ में सुनते होंगे। टीयर गैस छोड़ा जाता है जब जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ खड़ा हो जाती है और पुलिस को जब देखा जाता है कि पुलिस नहीं भीड़ कंट्रोल में आती है तो टीयर गैस छोड़ती है। देखिए टीयर गैस का क्या क्या हुआ है। इसमें कार्बन नाइट्रोजन का गैस और कार्बन सल्फर का गैस होता है। ये बस आँखों में जलन पैदा कर देगा, फिर आप वहाँ से हट जाएंगे, आपको दिखाई नहीं देगा। बात करें एक और गैस की, क्लोरोफॉर्म की, तो इसको मिटा के फिर उसको लिखते हैं। चलिए और एक गैस देख लेते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का देखिए, आदमी को जो बेहोश करने में होता है वो क्लोरोफॉर्म ही होता है, क्लोरीन का उसमें प्रयोग होता है, क्लोरोफॉर्म। इसका भी रंग नहीं होता, ये रंगहीन होता है, वाष्पशील होता है, गाढ़ा होता है। इसी का वाष्प अगर सूंघेंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे। नहीं देखते हैं फिल्मों में, वो एक रुमाल रहता है, उस रुमाल पे ऐसे अपना सेंट मारते हैं और आदमी को सूंघा देते हैं और आदमी बेहोश हो जाता है, तो ये क्लोरोफॉर्म ही होता है वहाँ पे। और इसको एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया जो दिया जाता है, जैसे किसी का अगर दवा करना है तो अगर उसको बेहोश करना होता है तो उसको एनेस्थीसिया में ही क्लोरोफॉर्म ही दिया जाता है। ये हो गया। एक और लिख लेते हैं, CC4 CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये क्या करता है कि जहाँ आग लगता है तो आग बुझाने में होता है, आग बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये इम्पोर्टेंट है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, देखिए इसका क्या है, इसका फार्मूला होता है मिथाइल का CH3, ठीक है, और NO या फिर CHNO, ये विषैली गैस है। और ये देखिए इंपॉर्टेंट ये इसलिए है, ये भी विषैली गैस है, इसका कीटनाशक या रसायन बनाने में होता है, उर्वरक वगैरह। यही जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 1984 में, आप लोग देखेंगे उसमें बहुत 20,000 तक लोग मर चुके थे, तो यही वाला गैस वहाँ पे छूट गया था। एक हो गया एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, तो यही होता है जो हम लोग पेट्रोल में मिला के और गाड़ी चलाते हैं। अभी सरकार की एथेनॉल नीति भी आई है, बिहार उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो देख लीजिए एक और चीज़, एल्कोहली पेय, जो आप लोग शराब पीते हैं, एल्कोहली पेय जो आप शराब पीते हैं उसमें क्या होता है, कितना उसमें मतलब कि एल्कोहल की मात्रा होती है कौन कौन शराब में। इससे सवाल मतलब हमेशा नहीं आता है लेकिन आ जाता है। देखिए शराब बनता कैसे, पर ये देख लीजिए, शराब बनाने की बहुत सारी विधि है, गेहूँ से, गन्ना से, अंगूर से, और बात करें तो अंगूर हो गया, फिर गांव में बनता है महुआ से, आप लोग बिहार से होंगे तो जानते होंगे। ये सबसे इसको किण्वन विधि, यानी कि उसको गलाया जाता है, उसको उसमें कीटाणु तक लगाया जाता है, तब जाके ये बनाए जाते हैं। और फिर यहीं फिर उसमें एल्कोहल बन जाता है, एथीन एल्कोहल होता है। देखिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो एल्कोहल होता है वो होता है विस्की में। विस्की या जो रम होता है, बात करें विस्की की, तो इसमें होता है 40 से 55% तक एल्कोहल। और जो सबसे कम होता है वो बियर में होता है 2 से 12% तक। ठीक है, वोडका में भी 35 से 50% होता है, ब्रांडी में भी यहीं 60% तक होता है। तो यही सब, ये इतना याद नहीं करना, बस विस्की का याद कीजिए, सबसे ज़्यादा होता है। रम में भी होता है बहुत ज़्यादा,
37 से लेके 80% तक मिलाया जाता है अल्कोहल। तो बियर में 2 से 12% ये हो गया। देखिए एल्कोहल का प्रभाव कैसे होता है, जैसे हम लोग जब एल्कोहल लेते हैं या आप लोग लेते होंगे तो क्यों आप लोग को मतलब समझ में नहीं आता क्या हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है,